हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट पे। दोस्तों, आज हमारा एनटीटी का पेपर कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले हमने 4 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, 120 क्वेश्चन हम कर चुके हैं और आज आगे के 30 क्वेश्चन पार्ट 5वें में हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो दोस्तों, इससे पहले भी हम बहुत सारे पेपर कर चुके हैं। एच टेट हो या फिर यूपी टेट हो, रीट हो, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, बहुत सारे पेपर हम सोल्व कर चुके हैं। आप उनसे प्रैक्टिस कीजिए और आपको जो भी डाउट हो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और सभी टॉपिक जो आपके कमज़ोर हैं वो दोस्तों बार बार पढ़ें। कंपटीशन का ज़माना है, कंपटीशन बहुत ही टफ है, तो अपने आप को ज़्यादा होशियार ना समझें और निरंतर पढ़ते जाइए। और आपका मोटिव यही होना चाहिए, अगर आप सभी वीडियो देखते हैं और आपकी तैयारी हो चुकी है तो दोस्तों आपका मोटिव यही होना चाहिए, हमें सिलेक्शन के साथ साथ होम डिस्ट्रिक्ट भी लेना है ताकि फिर परेशान ना होना पड़े दूर। तो यही उम्मीद के साथ कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा नंबर आए। दोस्तों, ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अब बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं आज का हमारा पेपर। तो ये देखिए दोस्तों, 120 क्वेश्चन हम कर चुके हैं कि कमज़ोर विद्यार्थियों को होशियार बच्चों के साथ बैठाया जाता है तो कौन सा अधिगम होता है। तो ये होता है दोस्तों सहपाठी समूह अधिगम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर था। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 121 से। 121 का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संवेग शेषावस्था के प्रारंभिक काल में नहीं पाया जाता है। प्रारंभिक काल में कौन सा संवेग नहीं पाया जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन है क्रोध, खुशी, भय और प्रेम। तो दोस्तों आप सबको पता है कि भय संवेग है वो लगभग 1.5-2 वर्ष की उम्र में उत्पन्न होता है। 1.5 या 2 वर्ष से पहले बच्चा बिल्कुल नहीं डरता है। अगर आप उनको डरा कर भी देखोगे, आपके घर में अगर छोटा बच्चा है तो वो बिल्कुल नहीं डरेगा। अगर 1-1.5 साल से छोटा है तो बिल्कुल नहीं डरेगा। तो ये शेष अवस्था के प्रारंभिक काल में नहीं पाया जाता है भय संवेग। ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, यह सुविधा जो डाक घर में उपलब्ध नहीं होती है, बचत खाता सुविधा, धन स्थानांतरण सुविधा, बिजली का बिल जमा कराने की सुविधा और लॉकर सुविधा। दोस्तों ये मेरी समझ से बाहर है कि साइकोलॉजी में ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछा गया है, लेकिन हम देख लेते हैं। इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जायसवाल के अनुसार निम्न में से किसे सामाजिक संवेग के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। प्रेम, सम्मान, सहानुभूति और क्रोध। तो दोस्तों जायसवाल के अनुसार सामाजिक संवेग की बात कर रहा है। आप इस जायसवाल को भूल जाओ। सबसे पहले अगर आपका पढ़ा हुआ नहीं होता है कोई भी क्वेश्चन, तो आप इस वर्ड को छोड़ दें और बाकी के क्वेश्चन पे आप ध्यान दें कि सामाजिक संवेग के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। तो आप सबको पता है कि सामाजिक संवेग कौन कौन से होते हैं। प्रेम होता है, सहानुभूति होती है, सम्मान होता है। क्रोध सामाजिक संवेग नहीं होता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी है वो अपने आप सही हो जाएगा। तो आप बिल्कुल भी, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो अभी आप घबराएं नहीं, उस पर थोड़ा सा दिमाग लगाएं, आपका क्वेश्चन है वो सही हो सकता है दोस्तों। इसी प्रकार है, आप बढ़ाएंगे नंबरों को, वरना ऐसा कोई मतलब बहुत से क्वेश्चन ऐसे आएंगे। रेट 2018 में भी आई थी और दोस्तों इस बार भी आएंगे 2-4 क्वेश्चन ऐसे जो आपके पढ़े हुए नहीं होंगे, लेकिन उसमें से भी अगर आप दिमाग लगाएंगे थोड़ा बहुत तो 3 में से 2 क्वेश्चन आपके आराम से सही हो जाएंगे। तो आप बिल्कुल, क्वेश्चन नहीं आता है उसको एक बार छोड़ दीजिए और वापस से पूरे जो 150 क्वेश्चन है या फिर सामान्य ज्ञान जुड़ेगा तो 180 क्वेश्चन जो रीट में आएंगे उनको पहले सोल्व कर लीजिए और जो नहीं आते हैं उनको दोबारा से ट्राई करें ताकि आपको वो भी याद आ सकते हैं। दोस्तों आप ऐसा ज़रूर आजमाएं, एग्जाम के अंदर आपको फ़ायदा पहुंचेगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 124, हरलोक के अनुसार शैशवावस्था में बालक आयु की किस अवधि में अपनी माता को पहचानने लगता है। मतलब हरलोक के अनुसार बालक है वो कौन सी आयु के अंदर अपनी माता को पहचानने लगता है। पहले माह में, दूसरे माह में, तीसरे माह में और चौथे माह में। तो दोस्तों आप सबको पता होगा कि हरलोक महोदय ने बताया था, या किसी भी मनोवैज्ञानिक के अनुसार मान लीजिए कि शेष अवस्था में जो बालक है वो लगभग तीसरी माह में तो अपनी माता को और लगभग छठे माह तक परिवार के अन्य सदस्यों को पहचानने लग जाता है। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा तीसरे माह में। ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 125, अनौपचारिक शिक्षा का सबसे छोटा अभिकर्ता है। परिवार, विद्यालय, समुदाय और धर्म। तो दोस्तों ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। सबसे छोटा बोल रहा है यहाँ पे, सबसे छोटा। तो आप सबको पता है कि परिवार बनता है, सबसे छोटा है परिवार। अनौपचारिक, औपचारिक होती है दोस्तों विद्यालय में, तो औपचारिक शिक्षा प्राप्त करता है बच्चा। अनौपचारिक शिक्षा वो परिवार से मिलती है। और जो ये समाचार पत्र हैं वो सब आते हैं निरौपचारिक शिक्षा में। तो यहाँ पे हो जाएगा परिवार। ऑप्शन नंबर ए है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 7-8 वर्ष के बच्चे सामाजिक मानदंडों के आधार पर अच्छे बुरे में भेद करने लगते हैं। यह बाल्यावस्था का कौन सा सामाजिक विकास है। नैतिक विकास, चारित्रिक विकास, रुचियों में परिवर्तन का विकास और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्वेश्चन में साफ साफ हिंट मिल रहा है कि अच्छे बुरे में भेद करना लगता है। तो अच्छे बुरे की समझ होती है वो नैतिक विकास में आ जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। बच्चे के नैतिक विकास में थोड़ा बहुत विकास है वो होने लगता है 7-8 वर्ष के बच्चे में। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 1 to 7।
तो ये रहा दोस्तों, एक बालक सामाजिक रूप से पूर्णतः विकसित माना जाएगा यदि वह विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के साथ व्यवहार करना जानता है, अपने साथियों के बीच लोकप्रिय नहीं है, अपने परिवार के सदस्यों के साथ स्वस्थ संबंध नहीं रखता है, वह अपना अधिकांश समय कंप्यूटर के साथ व्यतीत करता है। तो दोस्तों इसमें भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता है कि सामाजिक रूप से पूर्णतः विकसित माना जाएगा यदि विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के साथ व्यवहार करना जानता है। ऑप्शन नंबर ए है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। शैक्षिक समानता एक है मौलिक अधिकार, केवल कानूनी अधिकार, केवल प्रथागत अधिकार और केवल निर्देशक सिद्धांत। तो दोस्तों शैक्षिक समानता क्या है आप सबको पता है। शैक्षिक समानता है दोस्तों मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार दिया गया है 21 ए में साफ साफ लिखा हुआ है, आप सबको पता होगा। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है अनुच्छेद 21 ए, और जिसमें जो बात की गई है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अध्ययन है वो करवाया जाएगा पास की स्कूल के माध्यम से। वो सब गारंटी दी गई है। कौन किसकी गारंटी है? तो दोस्तों अभिभावकों की ये गारंटी है कि अगर उसका बच्चा 6 से 14 वर्ष के बीच है तो उनको शिक्षा दी जाए। और जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है दोस्तों वो है, आप सबको पता है कि अब 6 की जगह 3 वर्ष से हो गई है, 3 वर्ष से 18 वर्ष तक है वो नई शिक्षा नीति 2020। उसका भी क्वेश्चन आ सकता है आपके। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि वो पूर्व प्राथमिक शिक्षा को लेकर और 12वीं तक की है उसमें बात। तो 3 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चे की बात की गई है। जो अभी नई शिक्षा नीति 2020 आई है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो वो क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो नई शिक्षा नीति भी आपको थोड़ी बहुत पढ़नी है कि उसका अध्यक्ष कौन था और कितने वर्ष की बात है, और जो मतलब क्लास वाइज हैं वो किस प्रकार बांटे गए हैं। आप सबको पता होगा कि अब पहले पहले तो क्या था, पहले तो 8+2+2+3 ये सिस्टम था, और अब वर्तमान में क्या कर दिया है, सबसे पहले 5 कर दिया। मतलब जो LKG UKG नर्सरी 1 2 ये तो एक कॉलम बना दिया। उसके बाद 3 4 5 को एक कर दिया, 5+3। उसके बाद 3 कर दिया, मतलब 6 7 8 क्लास, और उसके बाद 4 कर दिया। तो वर्तमान में जो मतलब अलग अलग कक्षाएं हैं वो इस प्रकार विभाजित की गई हैं नई शिक्षा नीति में, 5+3+3+4। 5 का मतलब ये है कि LKG UKG नर्सरी मान लीजिए या फर्स्ट मान लीजिए, फर्स्ट और सेकंड, तो 5 क्लासें तो ये हो गई। मतलब LKG UKG नर्सरी या प्रेप भी चलती है, आप सबको पता होगा इंग्लिश मीडियम में, या प्रेप कह दीजिए या फिर नर्सरी कह दीजिए। और फर्स्ट और सेकंड ये तो हो गई शुरू की। उसके बाद थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये हो गई 3 का मतलब, और आगे वाले 3 का मतलब है 6 7 8, और आगे वाले 4 का मतलब है 9 10 11 12। तो वर्तमान में जो क्लासें हैं वो इस प्रकार डिवाइड की गई हैं। पहले वाला चीज़ तो अलग थी, मैटर अलग था, और वर्तमान में नई शिक्षा नीति में इस प्रकार उनको अलग अलग किया गया है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 129। निम्नांकित में से कौन से अंग संवेगों पर अधिक नियंत्रण रखते हैं? थैलेमस, संग्राहक, हृदय, हाइपोथैलेमस। तो दोस्तों ये भी अच्छा क्वेश्चन है, साइकोलॉजी में आ सकता है। बाकायदा 11वीं की जो बुक है आपकी साइकोलॉजी, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो मस्तिष्क से विभिन्न अंग हैं, या थैलेमस भाग है, हाइपोथैलेमस भाग है, हृदय की धड़कनों पर कौन सा भाग नियंत्रण करता है, आपकी ऐच्छिक क्रियाओं पर कौन नियंत्रण करता है। तो ये क्वेश्चन भी बनते हैं। हो सकता है कि जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं आपको ये भी पूरा करवाने की कोशिश करूंगा कि साइंस से संबंधित जो गुणसूत्र वाला है, जीन वाला, लास्ट टाइम भी क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन आपको इसमें से भी मिलेगा। तो ये आपके पूरे में क्लियर करा दूँ, ऐसी मेरी कोशिश रहेगी आने वाले टाइम में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा है कि संवेगों पर अधिक नियंत्रण रखते हैं। संवेगों पर नियंत्रण कौन रखता है? तो दोस्तों हाइपोथैलेमस भाग। ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। संवेगों पर अधिक नियंत्रण रखते हैं हाइपोथैलेमस भाग। अब आता है अगला क्वेश्चन। जिन संवेगों से विकर्षण पैदा होता है उन्हें कहा जाता है धनात्मक संवेग, नकारात्मक संवेग, तटस्थ संवेग और प्राथमिक संवेग। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन में हिंट दे रखी है। यहाँ पे क्या बोल रहा है? विकर्षण बोल रहा है कि जिन संवेगों से विकर्षण पैदा होता है उन्हें कहा जाता है नकारात्मक संवेग। ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 131। एक बालक में उच्च स्तरीय क्रोध संवेग है। शिक्षक द्वारा बालक के क्रोध संवेग को नियंत्रित करने हेतु कौन से माध्यम का प्रयोग किया जा सकता है? उसे मुक्केबाजी, क्रिकेट आदि खेल गतिविधियों में सम्मिलित करके, उसे क्राफ्ट गतिविधि में सम्मिलित करके, उसे अकेला छोड़कर, या उसे सजा देकर। तो दोस्तों ऑप्शन सी और डी तो बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि ये तो है ही नेगेटिव चीज़ें। तो यहाँ पे ए और बी में आपको कंफ्यूज हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन दोस्तों आप सबको पता है कि उसमें क्रोध पाया जा रहा है, क्रोध। तो वहाँ पे उसे मुक्केबाजी, क्रिकेट आदि खेल गतिविधियों में सम्मिलित करके उस पर थोड़ा नियंत्रण वो किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर आता है दोस्तों अगला क्वेश्चन। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है व्यक्ति के पूरे जीवन में, पूर्व बाल्यावस्था के दौरान,
किशोरावस्था के दौरान और प्रौढ़ावस्था के दौरान। तो सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण बोल रहा है दोस्तों, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो ये होता है दोस्तों किशोरावस्था के दौरान। आप सबको पता होगा कि स्टैनले वॉल ने कहा कि संघर्ष और तूफान की अवस्था है किशोरावस्था। तो ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। किशोरावस्था को कहते हैं सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण। फिर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 133, मनोसामाजिक अवस्था में परिश्रम बनामहीनता की अवधि कितनी होती है? तो दोस्तों परिश्रम बनामहीनता बहुत बार एग्जाम में आता है। 5 से 10 साल, 6 से 12 साल, 6 से 14 साल और 9 से 18 साल। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 6 से 12 साल। परिश्रम बनामहीनता 6 से 12 साल की अवधि को कहते हैं। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये इरिक्सन वाले सिद्धांत से पूछा गया है दोस्तों क्वेश्चन। मनोसामाजिक अवस्था का सिद्धांत आप सबको पता होगा कि इरिक्सन के द्वारा दिया गया है, जिसमें 8 अवस्थाएं उन्होंने बताई थी, जिसमें से एक पूछी गई है परिश्रम बनामहीनता। ये होती है 6 से 12 वर्ष। फिर आता है दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134, किसी भी कक्षा या विषय को पढ़ाने में छात्र की जरूरतों और रुचियों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा आयाम इस पहलू को स्पष्ट करता है? मनोवैज्ञानिक आयाम, मूल्यांकन आयाम, पद्धति आयाम और दार्शनिक आयाम। तो दोस्तों ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो आप सबको पता है कि छात्रों की रुचियों और ज़रूरतों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो ये बातें होती हैं दोस्तों मनोवैज्ञानिक आयाम में। ऑप्शन नंबर ए है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन, हम आम तौर पर किसी ऐसी चीज़ को याद करने से बचते हैं जो भय या अप्रियता से जुड़ी होती है। पारंपरिक भाषा में उन परिहारों को किस रूप में कहा जाता है? समन करना या दबाना, दमन करना, भूलना और पुनः प्राप्ति भविष्य। तो ऑप्शन सी और डी तो बिल्कुल नहीं होंगे। ये कहाँ से क्वेश्चन आया दोस्तों, आप समझ गए होंगे। जो समायोजन की युक्तियां हैं, अप्रत्यक्ष उपाय, वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे क्या चीज़ है कि हम आम तौर पर ऐसी चीज़ को याद करने से बचते हैं जो भय या अप्रियता से जुड़ी होती हैं। तो ये बात हमसे पूछी गई है। तो ये दमन होगा या समन होगा, इस बात में हमको कन्फ्यूजन होता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, समन। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा कि हम आमतौर पर ऐसी चीज़ को याद करने से बचते हैं जो भय या अप्रियता से जुड़ी होती हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा समन। दमन होता है दोस्तों वो कि हम जानबूझकर बोलते हैं, और समन है ना वो होता है धीरे धीरे बोल जाते हैं, वो समन होता है, और जानबूझकर बोलते हैं वो दमन होता है। तो इस चीज़ में आपको कन्फ्यूज नहीं होना, आपको ये चीज़ ध्यान में रहनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। विचारों के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन 3 भागों में किया है। अमूर्त विचारक, विचार विचारक और स्थूल विचारक। यह विचारक कौन है? जुंग, क्रेशमर, शेल्डन और थॉर्नडाइक। तो दोस्तों ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि विचारों के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन किया गया है, अमूर्त, विचार और स्थूल। तो ये विचारक कौन था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, थॉर्नडाइक। ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर है दोस्तों अगला क्वेश्चन, वह कौन सा गुण है जो व्यक्ति को आवंटित होने वाले कार्य को पूर्ण करने के लिए विकासात्मक कार्य करता है? कौन सा गुण है जो व्यक्ति को आवंटित होने वाले कार्य को पूर्ण करने के लिए विकासात्मक कार्य करता है? प्रभुत्व, प्रभाव, अनुलग्नम और ईमानदारी। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईमानदारी। ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर सी 137 में है ऑप्शन सी। अब हम बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 138, एक बालक अवांछनीय संवेगात्मक व्यवहार प्रदर्शित करता है, उसके इस व्यवहार के लिए निम्न में से कौन सा कारण सही है? अवांछनीय व्यवहार बोल रहा है दोस्तों, अवांछनीय संवेगात्मक व्यवहार प्रदर्शित करता है, तो उसके इस व्यवहार के लिए निम्न में से कौन सा कारण सही है? घर में माता पिता द्वारा बालक की अवहेलना, बालक की गतिविधियों में अभिभावकों का दखल न होना, बालक की उच्च मानसिक योग्यता और अपनी इच्छा के कार्य करने के लिए स्वतंत्रता प्रदान करना। तो दोस्तों ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे, यहाँ पे पूछ रहा है कि अवांछनीय संवेगात्मक व्यवहार प्रदर्शित करता है, तो उसके इस व्यवहार के लिए कौन सा कारण सही है? तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा घर में माता पिता द्वारा बालक की अवहेलना। ऑप्शन नंबर ए है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 139, अपनी शर्मीली प्रकृति के कारण मोहन विद्यालय में किसी भी गतिविधि में भाग नहीं लेता है। एक अध्यापक को उसकी हिचकिचाहट मिटाने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सकारात्मक सोच विकसित करना, यदि प्राप्य हो तो बालक को परामर्शदाता के पास भेजना, गतिविधियों में भाग लेने तो उसे प्रेरित नहीं करना, मनोवैज्ञानिक परीक्षणों द्वारा बालक के संवेगों के स्तर का पता लगाना तथा परामर्श देना। तो दोस्तों ये भी अच्छा क्वेश्चन है।
यहाँ पे क्या पूछा है कि शर्मिली प्रकृति के कारण मोहन विद्यालय में किसी भी गतिविधि में भाग नहीं लेता है। तो एक मतलब जो टीचर है, अध्यापक है, उसको हिचकिचाहट मिटाने के लिए क्या कदम वो उठाने चाहिए। तो दोस्तों आप सबको पता है कि गतिविधियों में भाग लेने तो उसे प्रेरित नहीं करना, ये बात तो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल नहीं होगा। किसी भी ऑप्शन में अगर सी दे रखा तो वो तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि प्रेरित तो आपको करना ही पड़ेगा। तो ये कथन है वो गलत है। तो आप देख सकते हैं इसमें दे रखा है तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो अपने आप क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट है। तो इस प्रकार भी आप क्वेश्चन है वो सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। ये ट्रिक भी अपनाएं, एग्जाम के अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा वो मिलेगा। फिर आता है दोस्तों अगला क्वेश्चन, वुडवर्थ ने व्यक्तित्व लक्षणों के बारे में क्या कहा है। व्यक्तित्व लक्षण व्यवहार है, व्यक्तित्व लक्षण हमारे व्यवहार का प्रमुख प्रकार है, व्यक्तित्व विशेषता हमारे व्यवहार की विशिष्ट भावना है, व्यक्तित्व लक्षण हमारे व्यवहार से संबंधित नहीं है। तो वुडवर्थ की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पे कि वुडवर्थ है, उसके अनुसार व्यक्तित्व लक्षणों के बारे में क्या कहा है। तो व्यक्तित्व लक्षण हमारे व्यवहार का प्रमुख प्रकार है। ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा कि व्यक्तित्व के जो लक्षण है वो हमारे व्यवहार का प्रमुख प्रकार होते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आता भी है। ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 141 की। तो यहाँ पे दोस्तों सुमेलित नहीं है, ये बात हमसे पूछी गई है। यहाँ पे क्वेश्चन है तो आपकी तैयारी ये भी हो जाएगी, साथ साथ में आपको पता होगा कि आपकी हिंदी की शिक्षण विधियाँ और दूसरी भाषा की शिक्षण विधियों में ये चीज़ें वो काम में आ जाएंगी। इसके अलावा आपके सब्जेक्ट या तो मैथ साइंस होगा या फिर एसएसटी होगा या फिर अगर लेवल 5 से संबंधित हो तो उसमें भी आपके ये काम की चीज़ें हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो पहली चीज़ है श्रवण कौशल सहस्वर वाचन विधि, वाचन कौशल कविता वाचन विधि, लेखन कौशल वाद विवाद विधि और मौखिक अभिव्यक्ति कौशल है भाषण। तो दोस्तों ये तो क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो गया। लेखन कौशल है वो भाषा वाद विवाद विधि में नहीं आता है। ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल भी सुमेलित नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। विचारों के संप्रेषण के साधन को कहा जाता है। विचारों के संप्रेषण की बात हो रही है दोस्तों। यहाँ पे संप्रेषण, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि संप्रेषण क्या होता है। विचारों के संप्रेषण के साधन को कहा जाता है संचारण, वाक्य, वाणी और भाषा। तो संप्रेषण के साधन होता है वो दोस्तों भाषा होती है। जैसे मैं आपसे संप्रेषण कर रहा हूँ तो भाषा के माध्यम से ही तो कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा साधन भाषा। ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगी। जो ऑप्शन दिए रखे हैं उसमें सी ही सबसे अच्छा है और सी ही इसका आंसर है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से संबंधित नहीं है। अक्रम, वाग्लोप, अशुद्ध उच्चारण और हकलाना। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि कौन सा अन्य से संबंधित नहीं है। तो अशुद्ध उच्चारण और हकलाना तो एक ही चीज हो गई। तो अक्रम और वाग्लोप। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सी है। अब इसका अर्थ मेरे को भी नहीं आता है, मैं आपको ये कह दूं कि मैं हाँ, लेकिन मैं इसको मतलब सर्च करके या कहीं से देख के आपको बता दूंगा कि अक्रम क्या होता है और वाग्लोप क्या होता है। लेकिन इसका आंसर वो आप देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पे राइट है। तो ये अन्य से संबंधित नहीं है। अक्रम, अशुद्ध उच्चारण और हकलाना ये चीजें हैं वो एक हैं और वाग्लोप है वो एक है। तो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भाषा विकास का प्रथम चरण कौन सा है। तो दोस्तों आप सबको याद होगा भाषा विकास होती है LSRW। ये सूत्र आप रट लेना, एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपके आएगा ही आएगा। 150 में से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है LSRW पे। तो सबसे पहला चरण कौन सा हो जाएगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा सुनना, लिसनिंग। ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 145 नंबर क्वेश्चन। दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है 300 शब्द, 100 शब्द, 200 शब्द और 250 शब्द। तो दूसरे वर्ष के अंत तक, दूसरे साल के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 145 में है 300 शब्द। ऑप्शन नंबर ए है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा 300 शब्द। फिर आता है अगला क्वेश्चन। लेड का पूरा नाम क्या है। भाषा अर्जन अभिकल्प, भाषा संग्रह तकनीक, भाषा शास्त्रीय अभिकल्प और भाषा अर्जन तकनीक। तो लास्ट टाइम भी एक फुल फॉर्म पूछी गई थी, मेरे को ध्यान में आ रहा है कि एक जो साइकोलॉजी का पेपर था उसमें फुल फॉर्म आपसे पूछी गई थी। तो हो सकता है कि फुल फॉर्म इस बार भी आए, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों भाषा अर्जन तकनीक। ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 146 में। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 147। एक बालक जब भी बोलना शुरू करता है तब शब्द का प्रथम अक्षर बहुत लंबा हो जाता है तथा उसके मुख से बाहर शब्द नहीं निकलता है। यह किस प्रकार का वाणी दोष है। अवाक, हकलाना, सवलीनता और अफेसिया। तो दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि एक बालक जब भी बोलना शुरू करता है तब शब्द का प्रथम अक्षर बहुत लंबा हो जाता है।
तथा उसके मुख से बाहर शब्द नहीं निकलता है, इस प्रकार का वाणी दोष कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हकलाना। ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 147 में हो जाएगा हकलाना। फिर अगला क्वेश्चन, भाषा प्रक्रिया के अंतर्गत इनपुट, आगत या निवेश क्या होता है? भाषा को बोलना, भाषा की सामग्री, भाषा ग्रहण करना और भाषा को समझना। तो दोस्तों ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। भाषा प्रक्रिया के अंतर्गत इनपुट, आगत या निवेश क्या होता है? तो भाषा सामग्री। ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, भाषा सामग्री। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें भी सूची 2 दे रखी है, सूची 1 का मिलान करना है सूची 2 से। तो सूची 1 में है प्राक भाषा, पूर्व पारंपरिक स्तर, उत्तरकालीन भाषा विकास, अवधानात्मक साधन। सूची 2 में है भाषा को समझना, सामाजिक विकास, विस्फोटक ध्वनियाँ और कोहलबर्ग। तो दोस्तों इसमें जो आ रहे हैं आपको सबसे पहले उनको मिलाना चाहिए। तो हम इजी से हार्ड की तरफ चलते हैं। आप सबको पता होगा, आप सबको पता होगा, 1 मिनट मैं ऊपर करता हूँ थोड़ा। हाँ ये देखिए आप पूरा आपको दिख रहा है और इसमें हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं, पहली चीज़ क्या है, मान लीजिए पूर्व पारंपरिक स्तर तो आप सबको आता है, प्री कन्वेंशनल स्टेज है वो कोलबर्ग ने बताई थी। तो बी को आप मिला दीजिए 4 नंबर से। आप देखिए बी 4 नंबर किस में दे रखा है? तो दोस्तों ऑप्शन ए है वो बिल्कुल आपके रास्ते से हट जाएगा, ऑप्शन डी है वो भी आपके रास्ते से हट जाएगा। अब या तो होगा बी या फिर होगा सी। आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ कि आप किस प्रकार है वो सोल एग्जाम में कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर दूसरी चीज़ देखिए जो आपको आ रही है, बिल्कुल बिल्कुल आ रही है वैसी चीज़ आप देखिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपको मान लीजिए उसके बाद आ रहा है प्राक भाषा विकास। आपको पता है प्राक भाषा विकास है वो क्या होता है दोस्तों? तो प्राक भाषा विकास होता है विस्फोटक ध्वनियाँ। ऑप्शन नंबर प्री स्पीच डेवलपमेंट। तो सबसे पहले जो बच्चा बोलता है, आप सबको पता है कि विस्फोटक ऐसी ध्वनियाँ तो निकालता है बच्चा। प्री स्पीच डेवलपमेंट इंग्लिश वाला देखिए, प्राक भाषा विकास। तो ये होती हैं दोस्तों विस्फोटक ध्वनियाँ। ऑप्शन नंबर 3 है वो यहाँ पे, मतलब ऑप्शन जो इसमें मिलाना है सूची 2 में 3 से ये रिलेटेड हो जाएगा। तो अब ए में 3 है वो देखिए, तो ए में 3 एक में ही दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप पूरा मिला लीजिए। तो ए में हो गया 3 नंबर, पूर्व पारंपरिक स्तर हो गया कोलबर्ग। उत्तरकालीन भाषा विकास, उत्तरकालीन भाषा विकास क्या होता है? सी में है 1 नंबर, मतलब भाषा को समझना सबसे बाद में। और अवधानात्मक साधन होता है सामाजिक विकास। तो इस प्रकार भी आप कर सकते हैं क्वेश्चन एग्जाम के अंदर, जिसमें से अगर आपको 1 या 2 भी आते हैं। इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ही ईजी होते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं। इसमें से अगर आपको 1 या 2 भी आ रहे हैं तो आप पूरा क्वेश्चन है वो ईजिली सोल्व कर सकते हैं। तो इन क्वेश्चन को देखकर बिल्कुल नहीं घबराना, बहुत ईजी श्रेणी में आते हैं ये क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन, और ये एक बहुत ही लंबी श्रृंखला थी, 5 पार्टों में कंप्लीट हुई है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। 13 वर्ष की अवस्था तक पहुँचते पहुँचते बालक का कौन सा विकास लगभग पूरा हो जाता है? शारीरिक विकास, भाषा विकास, बौद्धिक विकास, मानसिक विकास। तो दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और एकदम डाउटफुल क्वेश्चन है कि 13 वर्ष की अवस्था तक पहुँचते पहुँचते बालक का कौन सा विकास है वो लगभग पूरा हो जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर दे रखा है बौद्धिक विकास। लेकिन बौद्धिक विकास मेरे थोड़ा सा मतलब कम ही पल्ले पड़ रहा है, क्योंकि इसका आंसर भाषा विकास हो सकता था, क्योंकि भाषा का विकास है वो 13 वर्ष तक हो जाता है। लेकिन इसका आंसर जो ऑफिशियल आंसर की में है वो है बौद्धिक विकास। आप भी अपना उत्तर वो दे सकते हैं कि इसमें कौन सा आंसर होना चाहिए। बाकी मेरी नज़र में भाषा विकास है वो 13 वर्ष में होता है। बौद्धिक विकास तो इसके बाद में भी शायद 15-16 वर्ष तक की बुद्धि है वो बढ़ती है, तो बौद्धिक विकास तो 15-16 की आयु तक चलता है। मानसिक विकास तो जिंदगी भर ही चलता रहता है दोस्तों। शारीरिक विकास भी लगभग 17-18 वर्ष की आयु तक चलता रहता है। आप सबको पता होगा कि लड़कियों में एज होती है 15-16 वर्ष और लड़कों में होती है 19-20 वर्ष। तो शारीरिक विकास भी नहीं हो सकता, बौद्धिक विकास भी लगभग 15-16 वर्ष की आयु तक होता है, मानसिक विकास भी नहीं हो सकता। तो भाषा विकास है वो सबसे अच्छा आंसर मेरे को लग रहा है। लेकिन जो आंसर की से मैं आपको आंसर बता रहा हूँ ऑथेंटिक आंसर की, उसमें बौद्धिक विकास है वो माना हुआ है। तो आप भी अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस पर अपनी राय दें कि इसमें कौन सा आंसर है वो सही है, बी या सी। सी है मेरी तरफ से और बी है वो आंसर की में बताया हुआ उत्तर है। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा पूरे 150 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं और बहुत ही शानदार पेपर मेरे को ये लगा, जिसमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, हो सकते हैं 2 भी आ जाएं। तो इसको आपको रिपीट या रिवीजन ज़रूर करना है दोस्तों, और क्वेश्चन देखने हैं। तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी दूसरी वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।